friends. Welcome to Rajiv sir. Today's topic is heterotrophic nutrition. What is heterotrophic nutrition? The type of nutrition where organisms do not make their own food. Okay, so here animals or other such organisms take food from other organisms, maybe plants और एनिमल्स. यानी ये न्यूट्रिशन का ऐसा मोड है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड को किसी अदर ऑर्गेनिज्म से कलेक्ट करता है. यहाँ जो है अपने फूड को ये मैन्युफैक्चर नहीं करता है, जैसे कि हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने देखा था, जैसे ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं. Here organisms need to collect food directly from plants or indirectly from plants, क्योंकि पूरे और अर्थ पर सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे हैं जो अपने फूड को खुद से बनाते हैं, इंक्लूडिंग एल्गी एंड बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया. बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे अपने फूड को किसी अदर ऑर्गेनिज्म से कलेक्ट करते हैं. ओके, सो ऐसे मोड न्यूट्रिशन के कहलाते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सो व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स अंडर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? सिंस हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन is a complex mode of nutrition, so here there are various modes under this nutrition, like parasitic nutrition, symbiotic, saprophytic, insectivorous and holozoic nutrition. So let's come to parasitic nutrition and symbiotic nutrition. Okay, so we can see its comparative account. हम लोग इसके comparative स्टडी कर सकते हैं, जैसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. इन दोनों ही तरह के न्यूट्रिशन में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स का इंटरैक्शन होता है. ओके, सो इन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन one organism is said to be parasite and another is said to be host. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म पैरासाइट कहलाता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो होस्ट कहलाता है. तो होस्ट कोई प्लांट हो सकता है, किसी प्लांट का बॉडी हो सकता है, प्लांट बॉडी हो सकता है या एनिमल बॉडी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग. ओके, और पैरासाइट जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया क्लास के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, फंजाई क्लास के हों या किसी अदर क्लास के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, या वर्म्स हो सकते हैं जैसे एस्केरिस है, उचेरिया है. ओके, ये वर्म्स हो सकते हैं पैरासाइट, या कोई पैरासाइटिक प्लांट हो सकता है. ओके, और ये अपने फूड को होस्ट से लेते हैं. ओके, सो पैरासाइट is that organism which takes food from host. पैरासाइट वैसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने होस्ट से फूड को कलेक्ट करते हैं. Is that clear? And symbiotic nutrition is a mutual relationship. Symbiosis, actually the word symbiotic comes from symbiosis. ये symbiosis से बना है. What is symbiosis? Symbiosis is a mutual interaction of two organisms where both the organisms are benefited with each other. दोनों ही ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे से बेनिफिट गेन करते हैं. जैसे कि अभी हमने देखा कि पैरासाइट और होस्ट के बीच का रिलेशन में पैरासाइट होस्ट पर डिपेंड करता है, उसके बॉडी के अंदर रह सकता है या बॉडी के बाहर रह सकता है और उससे वो न्यूट्रिशन को गेन करता है, और बदले में वो कोई बेनिफिट नहीं देता है बल्कि वो बदले में उसको नुकसान ही पहुंचाता है ना. इवन कई होस्ट को ये किल भी कर सकता है लंबे समय तक रह जाने पर. लेकिन सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में ऐसी बात नहीं है. सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. एक ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म 1 कलेक्ट फूड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म 2. साइमल्टेनियसली ऑर्गेनिज्म 2 विल गेट शेल्टर फ्रॉम ऑर्गेनिज्म 1. अब एक जो है वो शेल्टर गेन करेगा, या कह सकते हैं कि उसे कह सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या ये मान लें कि
वो बिल्कुल रिगार्डलेस है। ऑर्गेनिज्म वन के रहने से, उनके फूड गेन करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस कंडीशन में यहां हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म वन और ऑर्गेनिज्म टू का एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को, है ना, कुछ ना कुछ ऑब्टेन होता है, कुछ ना कुछ वो गेन होता है। जैसे अब हम बात कर लें लाइकेन। लाइकेन क्या है? लाइकेन एक तरह का म्यूचुअल इंटरेक्शन है। ये एक तरह के ऑर्गेनिज्म है, बल्कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये किसी दो ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एल्गा होता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म फंगस होता है। तो एल्गा जो है फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है, फंगस जो होते हैं वो सैप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं, है ना। तो एल्गा जो है, अब ये सेंटर में हमें एल्गा मिलेगा जो फोटोसिंथेटिक नेचर का होगा, और उसके बाहर सराउंडिंग में फंगस। फंगस के माइसिलियम होते हैं। माइसिलियम बॉडी के उसके बॉडी पार्ट को बोलते हैं, बॉडी को बोलते हैं। अब ये जो है फंगस, इसे न्यूट्रिशन फॉर्म करने के लिए, न्यूट्रिशन बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये फूड बनाने के लिए प्रोवाइड करेगा मॉइस्चर, और साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। जबकि अलगा क्या करेगा, ये फोटोसिंथेटिक नेचर के होने की वजह से ये अपने फूड को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, और उस फूड को यूज ये फंगस भी करते हैं। और ये जब भी मिलेगा, ये पैचेस के रूप में लाइकेन हमें मिल सकते हैं। ओल्ड बिल्डिंग्स के वॉल पर हमें मिल सकते हैं, पुराने ट्रीज के ट्रंक पर हमें ये पैचेस के रूप में मिलते हैं। ओके, तो ये सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ऐसे न्यूट्रिशन को जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड तो ले रहा है, लेकिन बदले में उसको किसी तरह का लॉस नहीं पहुंचा रहा है, किसी तरह से हार्म नहीं पहुंचा रहा है, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। नाउ कम टू saprophytic nutrition. What is saprophytic nutrition? The word sapro means dead. Now come to saprophytic nutrition. So the word is derived from a word that is called sapro. Sapro means dead or decaying. Dead or decaying. Phyton means plant. So ऐसे ऑर्गेनिज्म, ओके, जो अपने फूड को किसी डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से कलेक्ट करता है, that type of nutrition is called saprophytic nutrition, and such organisms are called saprophytes. So saprophytes are the organisms that take food from dead organisms or anorganic matter, या किसी ऑर्गेनिक मैटर से ये गेन करता है। इज दैट क्लियर? So this mode of nutrition is called saprophytic nutrition. ऐसे mode of nutrition को कहते हैं saprophytic nutrition. Example है all the fungi. Fungi group के अंदर आने वाले जितने भी organisms होते हैं वो saprophytic nutrition के होते हैं, और ये अपने फूड को डेड ऑर्गेनिज्म से या ऑर्गेनिक मैटर से कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा स्लाइम मोल्ड्स, ये भी अपने फूड को डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से कलेक्ट करता है। ओके, नाउ इंसेक्टिवोरस।
देयर आर सम इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को ईट करते हैं, एंगल्फ करते हैं। इनमें खास तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो इंसेक्ट को कलेक्ट करने का काम करते हैं, और ये भी फोटोसिंथेटिक ही प्लांट होते हैं, लेकिन इनमें कुछ खास तरह के एपरेटस होते हैं जिनका यूज ये इंसेक्ट को कैच करने के लिए करते हैं, और इंसेक्ट से इन्हें नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। नाइट्रोजन जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और ये नाइट्रोजन को कलेक्ट करते हैं अदर इंसेक्ट से, है ना। सो वी कैन से insect eating plants have a special structure to collect, to catch an insect for नाइट्रोजन। ओके, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं। उन स्पेशल स्ट्रक्चर का यूज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स किसी इंसेक्ट को कैच करने के लिए करते हैं। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है इंसेक्टिवोरस। एग्जाम्पल्स में चले आते हैं पीचर प्लांट। एग्जाम्पल, पीचर प्लांट, ब्लाडर वॉट, यूट्रिकुलेरिया एंड मेनी मोर। ओके, सो these are called insectivorous plants. Now come to the most advanced form of nutrition, that is Holozoic nutrition. Okay, what is Holozoic nutrition? The mode of nutrition where an organism takes solid food which further gets processed to be utilized as an energy source. Okay, so this is a complex mode of nutrition. This is a complex mode of nutrition which is completed in the following stages. आपको ये समझने की जरूरत है कि ये एक कॉम्प्लेक्स मोड है न्यूट्रिशन का, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को गेन करता है फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल मीडियम, और फिर इस बॉडी के अंदर ये यूटिलाइज होते हैं ताकि ये एनर्जी के सोर्स के रूप में फर्दर यूज किए जा सके। ओके, तो इन्हें प्रोसेस किया जाता है, सॉलिड फूड को प्रोसेस किया जाता है विच फर्दर गेट्स प्रोसेस टू बी यूटिलाइज्ड एज एन एनर्जी सोर्स, और ये कई स्टेजेस में कंप्लीट होते हैं। और वो कौन कौन से स्टेजेस हैं, जैसे फर्स्ट वन इज इंजेस्शन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन,
assimilation and digestion। तो ये 5 चरणों में कंप्लीट होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन। ओके, तो इसको हम लोग बेसिकली जान लें। व्हाट इज इंजेशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन सॉलिड इज कॉल्ड इंजेशन। ये गट के थ्रू या माउथ के थ्रू या कोई सर्टेन स्ट्रक्चर के थ्रू बॉडी के अंदर फूड को लेते हैं। डाइजेशन, दैट इज द प्रोसेस, और ये कैसा प्रोसेस है? बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस। डाइजेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। सो और इसमें कुछ फिजिकल प्रोसेस भी यूज होते हैं, तो हम लोग इसको कह सकते हैं फिजिको केमिकल। इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस टू break solid food into its absorbable form. Okay, and absorption is the process after digestion which makes the food absorbable into the blood, यानी ब्लड में एब्जॉर्ब करने लायक ये फूड को बनाना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेशन के बाद होता है। यानी इंजेशन में बॉडी को, सॉलिड फूड को बॉडी के अंदर कलेक्ट करना, डाइजेशन के अंदर जो कि एक फिजिकल केमिकल प्रोसेस है, सॉलिड फूड को ब्रेक करना। ओके, और एब्जॉर्प्शन में डाइजेशन, यानी जो डाइजेस्टेड फूड है उन डाइजेस्टेड फूड को इतने सिंपल फॉर्म में चेंज करना जिससे कि ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके। ओके, यानी डाइजेस्टेड फूड का ब्लड में इंटर करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन, द प्रोसेस ऑफ incorporation of absorbed food to each and every part of the body। यानी जो एब्जॉर्ब फूड हैं उनका बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचना, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एंड फाइनली रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड इजेशन। बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जिनका डाइजेशन बॉडी में नहीं हुआ, वो फीकल मैटर के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। ओके, और इस तरह से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये हमने देखा बेसिकली कि ये क्या है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। नाउ वी विल डिस्कस द कंप्लीट प्रोसेस इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। ओके, अमीबा इसलिए कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें इस तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, और ह्यूमन बीइंग को हम लोग स्टडी करेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है, और एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म में इस प्रोसेस को हम लोग अगर स्टडी कर लेते हैं, और सिंपल टू एडवांस यानी अमीबा टू ह्यूमन बीइंग की अगर हम स्टडी कर लें, तो हम होलोजोइक न्यूट्रिशन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और ये ऐसे मॉडर्न न्यूट्रिशन के जो ह्यूमन बीइंग के अलावे और जितने भी एनिमल्स हैं, जो भी हायर एनिमल्स हैं, चाहे मैमल्स हों, रेप्टाइल्स हों, बर्ड्स हों, उन सभी में यही मोड है न्यूट्रिशन का। ओके, सो हियर इन नेक्स्ट segment we will discuss about holozoic nutrition in amoeba, then after we'll see holozoic nutrition in human beings। okay, till now आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से
देखें, उसको रिवाइंड कर कर के उसको पढ़ें और नोट्स बनाएं, नोट्स तैयार करें। ओके एंड स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सबसे इम्पोर्टेंट इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।